नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगी डेली। तो इसी क्रम में मैं आज 25 प्रश्न फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ, और जिन्होंने भी मेरी कल की वीडियो नहीं देखी थी वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। 1 से 25 तक के हमने प्रश्न उसमें सॉल्व किए थे। ये प्रश्न आपके सी-टेट, यू-टेट वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए और इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो 26वां प्रश्न है, स्कूली शिक्षा की सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक स्कूलों को जोड़ने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सा पोर्टल है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जो कि देश भर के 15 लाख से अधिक स्कूलों को जोड़ने का काम करता है? ऑप्शन देखिए, जिज्ञासा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, शगुन पोर्टल या कर्तव्य पोर्टल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शगुन पोर्टल। और इसकी शुरुआत देखिए 2022 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। इसमें बहुत सारी जानकारियां प्रदान की जाती हैं, जैसे स्कूल से संबंधित। इसमें स्कूल का नाम, पता, संपर्क जानकारी, सुविधाएं वगैरह दी जाती हैं। और इसमें शिक्षकों की भी जानकारी होती है, जैसे शिक्षक का नाम, योग्यता, अनुभव। और छात्रों की जानकारी में छात्र का नाम, कक्षा, रोल नंबर, ये सभी इससे हमें प्राप्त होता है। 27वां प्रश्न देखिए, PARAKH परख किससे जुड़ा है? ऑप्शन देखिए, इसमें आत्मरक्षा में सुधार से संबंधित है ये। बी ऑप्शन है आंगनवाड़ी शिक्षकों का प्रशिक्षण है। सी ऑप्शन है सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण है। और डी ऑप्शन है प्रदर्शन और समग्र विकास का आकलन मूल्यांकन है। तो PARAKH ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ये प्रदर्शन और समग्र विकास का आकलन मूल्यांकन है। इसमें हम परख का जो फुल फॉर्म है उसे भी देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर परख का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो पी से है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि PARAKH का फुल फॉर्म क्या है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा में छात्रों के प्रदर्शन और समग्र विकास का आकलन करना है। परख पोर्टल पर छात्र अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये छात्रों के पूरे जो मूल्यांकन रहता है इसमें। 28वां प्रश्न देखिए, समग्र शिक्षा योजना को नया रूप दिया गया है। ए ऑप्शन है माता पिता और समुदाय की सिफारिश पर। बी है राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिश पर। सी है NEP 2020 की सिफारिश के आधार पर। या डी है परियोजना अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश पर समग्र शिक्षा योजना को नया रूप दिया गया है। तो किसके द्वारा, किसकी सिफारिश पर या किसके आधार पर इसे एक नया रूप दिया गया है समग्र शिक्षा योजना को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NEP 2020 की सिफारिश के आधार पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो समग्र शिक्षा योजना SSA को वर्ष 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है न्यू, उसकी सिफारिशों के अनुरूप नया रूप दिया गया था। NEP 2020 में शिक्षा प्रणाली में कई बदलावों की सिफारिश की गई थी, जिसमें SSA में भी बदलाव शामिल थे। निम्नलिखित में से 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन युवा आगामी बहुमुखी लेखक PM युवा योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है? ऑप्शन है NCERT, बी ऑप्शन है CBSE, सी है NBT और डी है KVS। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, NBT।
देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी दी हुई है। युवा आगामी बहुमुखी लेखक पीएम युवा योजना, जिसे प्रधानमंत्री युवा योजना भी कहा जाता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे भी शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। देखिए शिक्षा मंत्रालय ने इसे शुरू किया है और इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के युवा उभरते और बहुमुखी लेखकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। योजना को नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि एनबीटी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। एनबीटी भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जो पुस्तकों के प्रकाशन, वितरण और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो एनबीटी का फुल फॉर्म भी क्या है? नेशनल बुक ट्रस्ट है। इसे आप ध्यान रखिएगा। 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मुख्य पाठ्यक्रम, बी है सह संबंधित पाठ्यक्रम, सी है उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम और डी है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। तो कौन सा इसमें से गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य पाठ्यक्रम। और इसके अलावा तीनों सह संबंधित, उद्योग केंद्रित और क्रिया केंद्रित, ये सभी गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1937 में बेसिक शिक्षा की अवधारणा पेश की। यह शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ साथ क्या करती है? जीविका उपार्जन के लिए भी सक्षम बनाती है। इसकी जो विशेषताएं रहती हैं, देखिए सह संबंधित पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों को आपस में जोड़कर शिक्षा को व्यवहारिक बनाया गया। बी दूसरा है इसमें उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम में छात्रों को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। और तीसरा है इसमें क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसमें छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। 31वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए? ऑप्शन है राजनीतिज्ञों का, बी है पंडितों का, सी है धार्मिक व्यक्तियों का, डी है जनसाधारण का। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जनसाधारण का। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आध्यात्मिक सत्य किसी विशेष वर्ग या समूह का नहीं बल्कि सभी का अधिकार है। इसमें उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता जीवन का आधार है और सभी को इसे समझने और अनुभव करने का भी अधिकार है। तो जनसाधारण का इसमें उन्होंने अधिकार माना था। 32वां प्रश्न देखिए, अनुमोदन और ईमानदारी है। ए है रचनाएं हैं ये, बी है संप्रत्य है, सी है बुद्धि के सापेक्ष अंश है और डी है मानवीय गुण है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मानवीय गुण है ये। 33वां प्रश्न देखिए, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए शारीरिक विकास में तीव्रता, बी मानसिक विकास में तीव्रता, सी है दूसरों पर निर्भरता और डी है नैतिकता का विकास। तो शैशवावस्था में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं रहती है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नैतिकता का विकास। तो इसकी थोड़ी कमी रहती है शैशवावस्था में, क्योंकि शैशवावस्था देखिए बहुत ही छोटी अवस्था है ये, 0 से 2 वर्ष की अवधि में। तो इसमें बच्चे को नैतिक और अनैतिक चीज़ों का पता नहीं रहता है। इस अवधि में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, नैतिकता का विकास धीरे धीरे होता है और यह शैशवावस्था में पूरी तरह से विकसित नहीं होता। बच्चे 2 वर्ष की आयु तक सही और गलत के बीच अंतर समझने लगते हैं, लेकिन उन्हें नैतिकता का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो नैतिकता का विकास ये इनकी विशेषता में नहीं आएगा। 34वां प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिभाषा है। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूँ। तो ये कथन किसका है? बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन देखिए दुर्खीम का, मैकडूगल का, जेबी वॉटसन का या डीबी का। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जेबी वॉटसन। 35वां प्रश्न है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन देखिए टर्मन, बिने, गेट्स, थॉर्नडाइक। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, बिने।
36वां प्रश्न, निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है तत्परता परीक्षण का, बी है प्रवीणता परीक्षण का, सी है निदानात्मक परीक्षण का और डी है उपलब्धि परीक्षण का। सही आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक परीक्षण का। देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का पता लगाने में सहायक होता है और शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण योजना तैयार करने में भी ये सहायता करता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 37वां प्रश्न देखिए, एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है क्लास में बच्चे कि पहले उन्हें प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, लेकिन जब वो सोचते हैं, उसमें थोड़ा सा जोर लगाते हैं अपना सोचने में, तो उन्हें उसका प्रश्न का जो भी समस्या होती है वो हल निकल जाता है उनसे। तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सक्रिय अनुबंधन कहेंगे इसे, बी है क्लासिकीय अनुबंधन कहेंगे, सी है सूक्त द्वारा अधिगम कहेंगे या डी श्रेणीबद्ध प्रविधि कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूक्त द्वारा अधिगम। अब ये सूक्त द्वारा अधिगम क्या है? देखिए, इसे इनसाइट लर्निंग भी कहा जाता है, सूक्त द्वारा अधिगम, जिसमें अचानक से समस्या का समाधान मिल जाता है। यह अधिगम तर्क और समझ के आधार पर होता है तथा जटिल समस्याओं को हल करने में ये सहायता करता है। तो सूक्त द्वारा अधिगम वो है जिसमें हमें बच्चे को अचानक से समस्या का समाधान मिलता है जब वो उसमें कोशिश करता है उसका हल निकालने की। 38वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग प्रयोगात्मक मूल्यांकन हेतु किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण का, निर्धारण परीक्षण का, अभिवृत्ति परीक्षण का या डी तत्परता परीक्षण का। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि परीक्षण। देखिए, उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं यहाँ पर कुछ दी गई हैं। पहला है, यह परीक्षण छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान और कौशल का आकलन करने के लिए विकसित किया गया है। दूसरा है इसकी विशेषता, यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के कार्यों पर आधारित होता है जैसे कि भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। और तीसरी है इसकी विशेषता, यह परीक्षण छात्रों की प्रगति को मापने में सहायक होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन हेतु उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है और उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं आप यहाँ पर देख लीजिए। 39वां प्रश्न देखिए, एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है। छात्र किस नियम का पालन करेंगे? इसमें ऑप्शन है तत्परता का नियम, बी है पुनर्बलन का नियम, सी है अभ्यास का नियम और डी है निकटता का नियम। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास का नियम। तो जब बच्चे को पाठ पढ़ाने के लिए बोला जाता है और उसके बाद छात्रों को, कक्षा के अन्य छात्रों को इसी में दिए गए जो पुस्तक के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं, तो वो उसी पाठ के अभ्यास पर आधारित होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर अभ्यास का नियम लगेगा। तो ये एक अच्छा उदाहरण है इसका। 40वां प्रश्न देखिए, बुद्धि है एक, क्या है बुद्धि? ऑप्शन है संप्रत्य है, रचना है, संप्रत्य और रचना है, डी है रचना से निकाला संप्रत्य है, निकला। ऑप्शन सी इसका सही है, संप्रत्य और रचना है बुद्धि। तो संप्रत्य और रचना क्या है? देखिए, बुद्धि को हिंदी में प्रायः दो कारकों का जो संयोजन है, मिला जुला रूप है, इसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला है संप्रत्य का क्या अर्थ है? देखिए, यह समझने, सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें सूचनाओं को ग्रहण करना, उनका विश्लेषण करना और उनसे अर्थ निकालना शामिल है। और रचना के अंतर्गत क्या आता है? यह नई चीज़ों को सोचने,
समस्याओं को सुलझाने और रचनात्मक कार्यों को करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें मौजूदा ज्ञान का उपयोग करके नए विचारों और समाधानों का निर्माण करना शामिल है। तो बुद्धि इन दोनों से ही मिला जुला रूप माना जाता है, संप्रत्य और रचना का। 41वां प्रश्न देखिए, आत्मनिर्देश है। क्या है आत्मनिर्देश? ऑप्शन है कठोर अनुशासन है, बी विकासात्मक उपादान है, सी आत्मनियंत्रण है, डी शैक्षिक लक्ष्य है। तो आत्मनिर्देश को माना जाता है एक, ऑप्शन नंबर सी, आत्मनियंत्रण के रूप में। आत्मनिर्देश आत्मनियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह स्वयं को निर्देशित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। इसकी जो विशेषता देखिए यहाँ पर, 42वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, कक्षा 1 से 8 में ब्लॉक अवधि के दृष्टिकोण का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए इसमें, विषयों के बीच लंबा ब्रेक लेना। तो ब्लॉक अवधि क्या है ये? कक्षा 1 से 8 तक में ब्लॉक अवधि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विषयों के बीच लंबा ब्रेक लेना ब्लॉक अवधि कहलाता है। बी है अधिक पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अनुमति देने के लिए ब्लॉक अवधि शब्द का यूज किया जाता है। सी है स्कूल बैग का वजन कम करना ब्लॉक अवधि कहलाता है। या डी है पढ़ाए जाने वाले विषयों में अधिक विविधता लाने के लिए ब्लॉक अवधि इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से ब्लॉक अवधि को क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषयों के बीच लंबा ब्रेक लेना। ये ब्लॉक अवधि का दृष्टिकोण है। ये ब्लॉक अवधि क्या है? देखिए, ब्लॉक अवधि दृष्टिकोण में छात्रों को एक निश्चित समय अवधि जैसे 2 घंटे के लिए एक ही विषय पढ़ाया जाता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने और गहन समझ विकसित करने में मदद करता है। यह विभिन्न विषयों के बीच अधिक विविधता लाने में भी मदद करता है, जो छात्रों को ऊबने से बचाता है और उनकी सीखने में रुचि बनाए रखता है। तो बच्चे को दूसरे विषयों के बीच में लंबा ब्रेक दिया जाता है, मतलब एक अधिक समय के लिए, जैसे एक या लगातार 2 घंटे के लिए बच्चे को केवल एक विषय पढ़ाया जाता है, तो ताकि उसमें उसका गहन अध्ययन बढ़े, उस विषय के प्रति उसकी रुचि बढ़े। तो यही इसे ब्लॉक अवधि कहा जाता है, जब छात्रों को एक निश्चित समय अवधि के लिए एक ही विषय पढ़ाया जाता है और इसमें दूसरे विषयों के बीच में लंबा ब्रेक दिया जाता है बच्चे को। 43वां प्रश्न देखिए, शिक्षा से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण। यह कथन किसका है? अरविंद का, प्लेटो का, गांधी जी का या डीवी का? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो का। 44वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति की प्रारंभिक तैयारी किसकी देखरेख में पूरी की गई? शिक्षा मंत्रालय की, TSR सुब्रमण्यम समिति की, डॉक्टर KR कस्तूरीरंगन समिति की, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो नई शिक्षा नीति जो बनी है वो किसकी देखरेख में की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर KR कस्तूरीरंगन। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति के प्रस्तावों का निर्माण करना था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। यह नीति शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शामिल करती है। तो ये 2020 में लागू की गई थी नई शिक्षा नीति। 45वां प्रश्न देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। NEP 2020 किस कक्षा के छात्रों के लिए FLN प्राप्त करने पर विशेष बल देती है? ऑप्शन है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड 3। तो देखिए FLN, इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर। NEP 2020 के अनुसार FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी,
को अर्थात प्रारंभिक साक्षरता और गणित सक्षमता प्राप्त करने के लिए विशेष बल दिया गया है। तो इसमें प्रारंभिक जो साक्षरता रहती है बच्चे की और जो उसकी गणित को सॉल्व करने की क्षमता है उस पर विशेष बल दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रेड 3 तक के सभी छात्रों को प्रारंभिक साक्षरता और गणित क्षमता हासिल कराई जाए। 46वां प्रश्न देखिए, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक मुख्य रूप से क्या कवर करते हैं? ऑप्शन है छात्र अपेक्षाएं और दक्षताएं, बी है पाठ्यचर्या विकास दिशा निर्देश, सी है शिक्षक की भूमिकाएं और अपेक्षाएं और डी है स्कूल प्रशासन दिशा निर्देश। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक की भूमिकाएं और अपेक्षाएं। इसमें देखिए शिक्षक की भूमिकाएं और अपेक्षाएं क्या क्या रहती हैं। शिक्षक को छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। और चौथी इसकी विशेषता है शिक्षक को छात्रों की प्रगति का आकलन करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये शिक्षक की भूमिकाएं और अपेक्षाएं रहती हैं इसमें। तो राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक मुख्य रूप से शिक्षक की भूमिकाएं और अपेक्षाओं को कवर करते हैं। तो इसमें ये सारी विशेषताएं रहती हैं इनकी कि शिक्षक को किस तरह से अपने छात्रों के साथ व्यवहार करना है, उन्हें किस तरह से आगे को सीखने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें बोर नहीं होने देना है क्लास में, और किस तरह से वो संवाद करें कि बच्चे उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहें अपने टीचर से। 47वां प्रश्न देखिए, मूल्यांकन मानकों पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय है, परख है, स्वायत्त विद्यालय है या राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद है। तो इसका जो सही आंसर है मूल्यांकन मानकों पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार करने के लिए है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद। राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद मूल्यांकन मानकों पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी संगठन है। NAAC को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद का मुख्य कार्य शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं पर नीति और दिशा निर्देश तैयार करना है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद का क्या कार्य है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसका जो मुख्य कार्य है वो शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन के जो अनेक नीतियाँ और दिशा निर्देश तैयार करी जाते हैं इनके द्वारा। 48वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसमें किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए? ऑप्शन है मातृभाषा को, विदेशी भाषा को, अंग्रेजी भाषा, केवल सांकेतिक भाषा। तो इसका आंसर तो आप सबको मालूम ही होगा कि ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा में ही उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 49वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा गया है। 3R के शिक्षण में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है लिखना, पढ़ना, गणित, दोहराना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोहराना इसमें शामिल नहीं है। तो इसे 3R शिक्षण, जिसे 3Rs भी कहा जाता है, जिसमें देखिए पढ़ना, लिखना और अंक गणित, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक के लिए एक संक्षिप्त नाम इसे प्रयोग किया जाता है, जो कि गांधी जी के बेसिक शिक्षा का आधार था और इसमें दोहराना नहीं होता है। 50वां प्रश्न देखिए, निगमनात्मक आगमनात्मक पद्धति प्रतिपादित की। निगमन और आगमन जो पद्धति थी वो किसने प्रतिपादित की है? महत्वपूर्ण है ये प्रश्न भी। प्लेटो ने, वेबर ने, जॉर्ज पेनी ने, टेलर ने।
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने ये पद्धति दी थी, आगमन और निगमन। इस जो पद्धति है इसमें क्या होता है कि शिक्षा का इसमें मुख्य उद्देश्य छात्रों में नए गुणों और विचारों का विकास करना है, और इसमें तर्क वितर्क को किसी भी ज्ञान का आधार माना जाता है। तो ये आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। मैं कल भी आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।